So students, this is chapter 12th, linear programming of class 12th NCERT mathematics and ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, इजी है, ठीक है। एक बार आपने इसको ढंग से समझ लिया तो जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इस चैप्टर में से, और काफ़ी इजी चैप्टर है, बस आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बेसिक्स आप उसको समझते चलेंगे, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं बट बेसिक्स सबका सेम है, और बहुत बेसिक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक सिंपल सी थ्योरी है, वो आपको समझनी है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले क्लास 11th का जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ वाला चैप्टर है, चैप्टर 6, उसमें आपको ये सिखाया गया है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वलिटीज़ और हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज़ और लीनियर इक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये आपको सिखाया गया है। तो थोड़ा सा वो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। ऑल्दो हम करेंगे, ठीक है ना, बट जिन्होंने बिल्कुल भी टच ही नहीं किया उस चैप्टर को, लीनियर इनइक्वलिटी को, तो वो एक बार थोड़ा सा देख ले कि क्या था उस चैप्टर में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना, ये है क्या, और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर समाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसी क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हुए हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं, कह रहा है कि एक फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। एक फर्नीचर डीलर है, वो 2 आइटम्स पे डील करता है, टेबल्स में और चेयर्स में, ठीक है। कह रहा है 50,000 रुपये उस फर्नीचर डीलर के पास है इन्वेस्ट करने के लिए। ही हैज़ 50,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट एंड हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। उसके पास जो वेयर हाउस है, जो दुकान है, जो जगह है, उसमें से वो मैक्सिमम 60 पीसेस रख सकता है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीस रख सकता है ना। मैंने आपको बता भी था कि एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो एटमोस्ट 60 पीसेस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 पीसेस रख सकता है। कह रहा एक टेबल जो है वो उससे 2500 रुपये की पड़ती है और चेयर जो है वो 500 रुपये की पड़ता है, ठीक है ना। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250, यानी कि एक टेबल को बेचने पे उसको 250 का प्रॉफिट होता है और एक चेयर को बेचने पे उसे 75 रुपये का प्रॉफिट होता है। कह रहा कि he wants to know how many tables and chair he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys। बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कमर्शियल प्रॉब्लम है एक, है ना, बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि एक फर्नीचर की दुकान वाला है और उसके ऐसे वो टेबल और चेयर्स रखता है, 50,000 रुपये उसके पास हैं खर्च करने को, और दुकान जो है वो उसकी 60 पीसेस मैक्सिमम रख सकता है, चाहे वो टेबल प्लस चेयर को मिला के। इसमें लॉजिक नहीं लगाना है आपको कि सर जितने में एक टेबल आएगी उसमें तो 4 चेयर आ जाएंगे, है ना। 60 पीसेस, उसने वर्ड यूज करा 60 पीसेस मैक्सिमम, टेबल नंबर ऑफ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर्स मिला के, है ना, जितने भी पीसेस हैं वो मैक्सिमम 60 पीसेस रख सकता है वो, है ना। तो कह रहा है कि हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेस, अ टेबल कॉस्ट ₹2500। 2500 रुपये की एक टेबल है, 500 रुपये की एक चेयर है, 250 रुपये का प्रॉफिट होता है टेबल बेचने पे, 75 रुपये का प्रॉफिट होता है चेयर बेचने पे। कैसे 50,000 को वो इन्वेस्ट करे जिससे कि जगह का भी प्रॉपर इस्तेमाल हो जाए, प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना भाई। ये तो दुविधा का क्वेश्चन हो गया ना कि यार कैसे इस 50,000 को इन्वेस्ट किया जाए। अब देखो ये सोचने वाली प्रॉब्लम है, ये आपकी दुकान भी हो सकती है, खुद सोचो आप, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर एक काम करो, 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें टेबल से बेचने से, तो क्यों चक्कर में पड़े, सारी टेबल खरीद लेते हैं। ऑब्वियस आपको सोचो ना, प्रैक्टिकल अगर आप ही की दुकान होती और ये प्रॉब्लम आपकी होती तो आप क्या करते, तो आप भी अपना दिमाग लगाना शुरू करते। तो एक केस क्या बना, हमने सोचा क्या करें कि सारी टेबल खरीद लेते हैं। तो 50,000 रुपये है, 250 रुपये की एक टेबल है, तो कितनी टेबल आएगी चेक करो। ये हो गया हमारे पास 20 टेबल आ गए, और 20 टेबल से 250 रुपये का प्रॉफिट एक टेबल से, तो 20 टेबल से कितना का प्रॉफिट आएगा हमारे पास, 5,000 रुपये का, ठीक है जी। ये कौन सा केस है, जब हमने सारी की सारी टेबल खरीदी और सारी टेबल बेच दी। अच्छा, फिर हमारे दूसरे भाई बंधु ने कहा, कहना का यार एक काम करो, जैसे सारी टेबल खरीद के देखी, सारी चेयर्स ही खरीद लो 50,000 रुपये की और उसे बेच के देख लो, है ना। आप बोलोगे सर क्या दुकानदारी करा रहे हो आप, लेकिन प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है, ठीक है ना। इसका स्कोप जो है फिर आगे बहुत बढ़ जाता है ना। तो 50,000 रुपये में अगर हम सारी चेयर्स खरीद लें तो कितने की चेयर है, 500 रुपये की एक चेयर है, और कहने लगा सर एक काम करो, 100 की 100 चेयर खरीद लेते हैं, है ना। 100 चेयर खरीद सकते हैं हम 50,000 रुपये में, तो 100 चेयर खरीद लेते हैं, ठीक है ना भैया।
मैक्सिमम एटमोस्ट 60 पीसेस रख सकते हो आप। 100 चेयर कहाँ से रखोगे, 60 की तो जगह आपके पास 40 बराबर वाले की दुकान में रखोगे क्या? समझ रहे हो? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ऑल चेयर्स से 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, ऑल चेयर्स सॉरी टेबल से, अगर आपने सारी की सारी टेबल्स खरीद ली, और ऑल चेयर्स आप खरीद नहीं सकते 50,000 रुपये की, तो क्या होगा, आप सिर्फ 60 चेयर खरीद सकते हो, है ना भाई। 100 चेयर तो आप खरीद नहीं सकते, तो आप कहना है सर कोई भी बात नहीं, चलो 60 की जगह 60 चेयर ही खरीद लो, 60 चेयर खरीद लेते हैं। तो 60 चेयर खरीद लिया अगर हमने, तो 60 चेयर बैठ गई कितने की, 500 रुपये की एक है, तो 60 चेयर बैठ गई हमारी 30,000 रुपये की। और 60 चेयर से होने वाला प्रॉफिट कितना बैठ गया, 75 रुपये का प्रॉफिट है एक चेयर से, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4500 का प्रॉफिट। लेकिन क्या हुआ, 60 चेयर जब हमने खरीदी तो भैया हमारा जब 50,000 था उसमें से हमारा 20,000 रुपये तो हमारी जेब में रखा अभी भी। इसका क्या करोगे, इसे जेब में रखोगे हैं? बैंक कितना ब्याज दे देगी, खुद सोचो ना आप। आपको तो प्रॉफिट, आप धंधा करने के लिए बैठे हो ना, आपको तो प्रॉफिट चाहिए 20,000 रुपये। आपने 50,000 में से इस्तेमाल ही 30,000 करा, 20,000 आपने एक तरफ रख दिया, और फिर आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। इससे अच्छा तो यही वाली डील थी, कम से कम यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा था, सारा जगह खर्च हो रही थी, और 500 रुपये ऊपर प्रॉफिट भी आ रहा था, ठीक है नहीं? तो ये भी कोई मतलब बढ़िया डिसीजन नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, सपोज इट मैं 10 टेबल ले लूं, तो 10 टेबल कितने की बैठी, 25,000 की ना, 10 टेबल 25,000 की, और 25,000 रुपये बचे, तो 25,000 में कितनी चेयर्स आ जाएंगी, ध्यान से देखो, 50 चेयर्स आ जाएंगी। तो 10 टेबल और 50 चेयर्स लेता हूं, तीसरा डिसीजन मेरा ये है। तो देखो 10 टेबल से होने वाला प्रॉफिट 250 रुपये एक से प्रॉफिट है ना भैया, तो 2500 रुपये, और 50 चेयर से होने वाला प्रॉफिट कितना हो गया, तो ये हो गया 5 7 2 1 3 6250 रुपये का प्रॉफिट। इस बार देखो हमने कैसा डिसीजन लिया, बढ़िया छलांग मारी, 5,000 से भी ऊपर गए, 4500 से ऊपर गए हम, 6250। तो और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या तरीका हो सकता है, यानी कि हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स, सपोज नंबर ऑफ टेबल्स x है, नंबर ऑफ चेयर्स y है, हम x और y की वो वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। अरे बात समझ में? और वो हमें कैसे पता चलेगा, तो एक बात तो साफ है कि वो हमें पता जैसे भी चले, लेकिन हमें बहुत ही तरीके से अपने पैसे को और जगह को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ही तरीके से अपने पैसे को और जगह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, और इस सारी बात को मैं इंग्लिश में एक लाइन में लिख रहा हूं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, पैसा, जगह। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन, effective utilization of resources in order कैसे यूटिलाइज करना है हमें रिसोर्सेज को, in order to maximize profit and minimize losses। रिसोर्सेज, पैसा, टाइम, है ना, जगह, इन सब चीजों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि हमें अपने इन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, यानी कि हमें इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम इसे ऑप्टिमाइजेशन, तो अब मैं इस पूरी बात को देखो, ध्यान से देखो,
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस। मैं इस सारी बात को हर बार इतना लंबा ना कह के मैं क्या कहूंगा कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना है। किसका? इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मुझे क्या करना है? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन जब भी मैं एक बात कहूंगा तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें इस प्रॉब्लम में रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर दें और जो हमारे लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज कर दें। तो इन सारी बातों को मैं एक ही वर्ड से बोला करूंगा, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, है ना। नाउ ये जो चैप्टर है ना लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, एक्चुअली में इसका पूरा नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम? रिसोर्सेज का। किस लिए? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। और ऑप्टिमाइजेशन करने से जो वैल्यूज, रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हमें मिलती हैं, जो हमें वैल्यूज हमें चाहिए, इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल वैल्यूज। ऑप्टिमल वैल्यूज यानी कि ये नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स जो हमें चाहिए थे, किस लिए? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मैक्सिमम प्रॉफिट। यही हमारी क्या है? ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। यही तो निकालने में ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब हम और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में इन चीजों को करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं इसको, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम तो आप समझ गए, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब क्या? प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना, जो दैट हैज टू बी सोल्व्ड। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? प्लान ऑफ एक्शन, फाइंडिंग आउट द प्लान ऑफ एक्शन। और कैसा एक्शन? प्रोग्रामिंग का जो मतलब है इस चैप्टर में वो है टू फाइंड आउट द प्लान ऑफ एक्शन। प्रोग्रामिंग का मतलब प्लान ऑफ एक्शन। और कैसा एक्शन का प्लान? द प्लान ऑफ एक्शन विच विल डिटरमाइन द ऑप्टिमल वैल्यूज, यानी कि वो वैल्यूज सो दैट द रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। बात समझ में आ रही है? एक बात और बताऊंगा, इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि हमें किस तरह से एक्शन लेना है उस चीज का प्लान। यानी कि अभी यहां पे क्या था? हमें टेबल्स और चेयर्स खरीदनी है, तो ये हमारा एक्शन है। और इसको कैसे प्लान करें हम? वो कैसे करेंगे हम इसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। कैसे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे? हम जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे ऑप्टिमाइजेशन। तो वो जो टेक्निक है, समझ रहे? इस बात को हम एक बात और कह सकते हैं कि द टेक्निक टू ऑप्टिमाइज, है ना, टेक्निक टू ऑप्टिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टेक्निक टू ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। इन सारी बातों का मतलब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। बस अभी आप फिलहाल नोट कर लो कि टेक्निक टू ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। बड़ा डिफिकल्ट होता है चीज़ों को, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस बहुत कम है और अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। बट अगर हम इसी के विसिनिटी में अपने 20, 30, 40 मिनट अब घूमते रहेंगे तो हमें काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और फाइनली जब आप इस वीडियो को फिर से रिकॉल करेंगे कि सर ने क्या क्या बातें बोली थी, तब आपको पता चल जाएगा। खैर, प्रोग्रामिंग का मतलब प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि कौन सा एक्शन क्या था यहाँ पे टेबल और चेयर परचेज करनी थी। और वो प्लान क्या है? दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज